morning. So today we will have probably the last class of this particular session. So we'll discuss some questions relating to working capital management. After that, I hope that you have written down all your problems relating to different topics, so which we can discuss here in the class. सारे स्टूडेंट्स अपनी जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं वो आप इकट्ठी करके, मुझे उम्मीद है कि आपने रखी होंगी, और वो अगर आपने नोट डाउन की हुई हैं तो वो प्रॉब्लम्स भी हम आज डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक और क्वेश्चन करेंगे, हाउ टू एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल। ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर इज देयर इन द एग्जाम। ठीक है, तो प्रॉब्लम विच आई हैव ऑलरेडी सेंड टू यू इन द group which we have to discuss is this third problem. Yes, estimation of working capital. Problem is already there with you people. 13.3. 13.3 is the problem which we have to discuss. So in this question, the selling price per unit is given as rupees 10. But information on material, labor, etc. we have to calculate, and also on overheads. So 10 rupees per unit is the selling price per unit. Raw material cost is 40%, means 40% of 10, that is 4 rupees. Labor is 30% of 10, that means 3 rupees per unit. And overheads are 16,000 per week. So first of all, we have to calculate what is the weekly production. In the question, the monthly production is given. Monthly production is 32,000 units. And also in the last line of the question, it is given that there are 4 weeks in a month. So two things are given. What is given? The monthly production is given. एक महीने में कितनी production होगी ये दिया हुआ हमें. What is the monthly production? It is given. And second thing which is given is yes, how many weeks are there in a month? एक महीने की प्रोडक्शन है 32,000 और एक महीने में 4 हफ्ते, तो इसका मतलब एक हफ्ते की प्रोडक्शन कितनी होगी? 32,000 डिवाइडेड बाय 4. So 8,000 is the 8,000 units is the weekly production. ठीक है, सबसे पहले तो हमको वीकली प्रोडक्शन निकालनी है. वीकली प्रोडक्शन ये निकाली हुई है मैंने. इट इज 32,000 मंथली प्रोडक्शन, क्योंकि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो एक वीक में प्रोडक्शन कितनी होगी? 8,000. सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको वीकली प्रोडक्शन निकालनी है. उसके बाद सेलिंग प्राइस दिया हुआ 10 रुपए सेलिंग प्राइस दिया हुआ, 10 रुपीज पर यूनिट. ठीक है, उसमें से मटेरियल की कॉस्ट है वो 40% है, तो मटेरियल हो गया 4 रुपीज पर यूनिट. मटेरियल 4 रुपीज. 4 रुपीज कैसे निकला है? 40% ऑफ 10. लेबर 30% ऑफ 30% ऑफ द सेलिंग प्राइस मीन्स 3. लेबर कॉस्ट 3 रुपीज पर यूनिट. लेकिन अब हमको निकालना है ओवरहेड्स. तो ओवरहेड्स कैलकुलेट करते वक्त हमको ये देखना है कि 16,000 रुपये प्रति हफ्ता कॉस्ट है. प्रति पर वीक द कॉस्ट ऑफ overheads is 16,000 per week. Cost of overheads is 16,000. Out of this 16,000, 4,000 is fixed cost. So fixed cost is not to be considered. We don't have to consider the fixed cost because it has been incurred in the past. So nothing will move out of our pocket. So that is to be reduced. 16,000 रुपये माइनस 4,000. माइनस को किया क्योंकि फिक्स कॉस्ट में अभी हमारी कोई भी वर्किंग कैपिटल का एडिशन नहीं हो रहा. वो तो हमने जैसे पहले मशीन खरीदी थी, 1 साल पहले या 2 साल पहले मशीन खरीदी थी, तो उसकी डेप्रिसिएशन अब लगा रहे हैं.
तो उससे हमारी जो कैश आउटफ्लो तो नहीं हो रहा ना कोई, इसलिए इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन में अगर फिक्स कॉस्ट दी हो तो वो माइनस करेंगे टोटल ओवरहेड्स में से। तो टोटल ओवरहेड्स हैं 16,000, जिसमें से 4,000 है फिक्स कॉस्ट, तो बाकी कितने बच गए 12,000। तो 12,000 पर वीक कॉस्ट है किसकी, ओवरहेड्स की। लेकिन एक वीक में हम 8,000 यूनिट्स बना रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। एक वीक में हम 8,000 यूनिट्स बना रहे हैं, ये दिस वन। तो इसका मतलब है 12,000 जो ये कॉस्ट है वो 8,000 यूनिट्स पे है, तो एक यूनिट पे कितनी होगी 1.5। तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज 1.5। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको प्रोडक्शन निकालनी है, वीकली प्रोडक्शन। वीकली प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, मंथली प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वीक्स इन ए मंथ। तो 4 मंथ्स है, तो 8,000 per week is the weekly production. Step 2, you have to calculate the individual cost because it is not given in the question. क्वेश्चन में इंडिविजुअल कॉस्ट नहीं दी हुई, तो हमको इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो इसमें पहली कॉस्ट है मटेरियल 4 रुपये, लेबर 3 रुपये, ओवरहेड हमको निकालने पड़ेगी। 16,000 रुपये पर वीक की कॉस्ट है, 4,000 उसमें से फिक्स कॉस्ट है, वो माइनस करेंगे। 8,000 यूनिट्स हम बनाते हैं, तो इसका मतलब पर यूनिट कॉस्ट इज 1.5। आई होप दिस मच इज क्लियर, ये अभी आपको क्लियर हो गया। फिर अब हमको एस्टिमेट करना है, एस्टिमेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल। एस्टिमेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल। मटेरियल का स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको रखना है कितना 96,000 रुपीज का, ये दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसकी हमको कैलकुलेशन नहीं करनी। नाउ वी आर एस्टिमेटिंग द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स सबसे पहले, फिर उसमें से माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज। सबसे पहले हम टोटल ऐड करेंगे किसका, करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स का टोटल ऐड करेंगे और उसमें फिर क्या माइनस करेंगे, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो करंट एसेट्स में सबसे पहले कौन सी एसेट आती है, मटेरियल। मटेरियल नॉर्मली हमको कैलकुलेट करना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिया हुआ है। हमें एक फिगर दी हुई है कि कंपनी को इतना मटेरियल रखना है हर समय। तो मटेरियल, कंपनी को कितना मटेरियल रखना है अपने पास, 96,000 रुपीज का, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम 96,000 एज इट इज लिख देते हैं। सेकेंड जो आइटम है वो है वर्क इन प्रोग्रेस। सेकेंड आइटम इज वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस इज इन स्टॉक, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। Yes, overhead expenses include plant stock will, material will stay in process for 2 weeks. Materials will stay in process for 2 weeks, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस वो 2 हफ्ते का हो गया। उसकी कैलकुलेशन हमको 2 वीक के हिसाब से करनी है। वी हैव टू मेक द कैलकुलेशंस assuming there are 2 weeks स्टॉक। तो सबसे पहले जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, व्हेन वी कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल, वी डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। 3 भागों में हम इसको डिवाइड करेंगे। वी विल डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। मटेरियल का 100% लेते हैं, वी टेक 100% ऑफ द मटेरियल। ठीक है, लेबर का कितना लेना है 50%, ओवरहेड का कितना लेना है 50%। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं। जब हम वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको 3 भागों में बांटते हैं। वी डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज मटेरियल, द सेकंड पार्ट इज लेबर, द थर्ड पार्ट इज ओवरहेड्स। तो मटेरियल वी विल टेक 100%, लेबर वी विल टेक 50%, ओवरहेड वी विल टेक 50%। ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस की पहली आइटम जो है वो है मटेरियल। 4 रुपए पर यूनिट इसकी कॉस्ट है। द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज 4, नंबर ऑफ वीक्स 2, नंबर ऑफ वीक्स 2 है, और हमारी जो प्रोडक्शन है वीकली वो 8,000 है। तो 4 into 2 into 8,000 इट विल बी 64,000।
तो 64,000 का मटेरियल है वो प्रोसेस में है। हाँ जी, सेकंड आइटम है लेबर। लेबर की पर यूनिट कॉस्ट है 3 और 2 वीक्स के लिए इसको रखना है। 3 इंटू 2 इंटू 8,000, 3 इंटू 2 इंटू 8,000। लेकिन इसको 1/2 से डिवाइड किया है। 1/2 से क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि लेबर का हमको 50% लेना है, लेबर का 100% नहीं लेना एज ए रूल। जब भी आप वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट करेंगे, लेबर का 50% लेंगे, ओवरहेड का 50% लेंगे। तो इसलिए इसको 1/2 से डिवाइड किया है। तो ये अमाउंट हो गया 24,000। दिस अमाउंट टर्न्स आउट टू बी 24,000। जो थर्ड पार्ट है वर्क इन प्रोग्रेस का, द थर्ड पार्ट ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस इज रिलेटेड टू व्हाट? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का भी 50% लेना है। वी हैव टू टेक ओनली 50% ऑफ द ओवरहेड्स। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? पर यूनिट कॉस्ट इसका हमने निकाल ही लिया है 1.5। नंबर ऑफ वीक्स 2, नंबर ऑफ वीक्स 2, एनुअल सॉरी वीकली प्रोडक्शन 8,000, 8,000 वीकली प्रोडक्शन इनटू, यस, इनटू 1/2। 1/2 क्योंकि 50% लेना है इसका। तो ये कॉस्ट आ गई हमारी 1.5 इंटू 2 इंटू 8,000 डिवाइडेड बाय 1/2, इट इज 12,000। 12,000 आ गई इसकी कॉस्ट। 12,000, 12,000 कॉस्ट आ गई। तो टोटल कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस की हमारी होगी 1 लाख। ठीक है, 64,000 प्लस 24,000 प्लस 12,000, तो 1 लाख वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट होगी। ये सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड करंट एसेट हो गई। तो थर्ड करंट एसेट है हमारी डेटर्स। तो डेटर्स बड़े ध्यान से करने हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 25% ऑफ द सेल्स में बी अज्यूम्ड अगेंस्ट कैश, यानी कि सेल्स जितनी भी हो रही है उसका 25% हमारा कैश सेल्स है और बाकी की 75% क्या है? क्रेडिट सेल, उधार सेल है। 75% जो सेल है, 75% जो सेल है वो है क्रेडिट सेल्स, और 25% जो सेल है वो है कैश सेल। ठीक है, कैश सेल्स कितनी है? 25%। तो इसका मतलब बाकी की 75% सेल्स क्या हो गई? वो हो गई क्रेडिट सेल्स। ये ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई होती तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि 100% क्रेडिट है, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया हुआ है कि 25% सेल्स वो क्रेडिट पे है। तो इसका मतलब डेटर्स में हमारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ उतनी है जितनी क्रेडिट सेल्स है। एक और चीज देखनी है, जब हम डेटर्स कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमें उसमें सिर्फ हमको कॉस्ट लेनी है, हमको सेलिंग प्राइस नहीं लेना। अगर आप सेलिंग प्राइस से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। यू हैव टू टेक ओनली द कॉस्ट। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? 4 प्लस 3 प्लस 1.5, 8.5। टोटल कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगी 4 प्लस 3 प्लस 1.5, तो 8.5 है कॉस्ट। 4 मटेरियल, 3 लेबर, 1.5 ओवरहेड। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 8.5। Our total cost is 8.5. You have to remember it. तो अब हम निकालेंगे इन्वेस्टमेंट इन द डेटर्स। तो डेटर्स को हम 5 वीक का क्रेडिट अलाउ करते हैं। वी गिव देम क्रेडिट ऑफ 5 वीक्स। तो 8.5 इज द पर यूनिट कॉस्ट। 8.5, 5 इज द नंबर ऑफ वीक्स वी अलाउ क्रेडिट। 5 हफ्ते का हम उधार दे रहे हैं उनको, और एक हफ्ते में हमारी प्रोडक्शन है 8,000, लेकिन इसका सिर्फ 75% देना है। 75%, क्योंकि 25% जो सेल्स है वो कैश है, बाकी की 75% उधार पे हो गई। ये आप लिख लीजिए। टोटल सेल्स है 100% सेल्स का, अगर 25% कैश है तो क्रेडिट सेल्स जो हो गई वो हमारी 75% होगी। ठीक है, अगर सेल्स का 25% कैश बेसिस पे है तो इसका क्रेडिट बेसिस पे 75।
तो डेटर्स में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ क्रेडिट बेसिस पे 8,000 वीकली सेल्स है, उसका सिर्फ 75% ही क्रेडिट है। ठीक है, इसलिए इसको 75/100 से डिवाइड किया। तो ये टोटल हमारी टोटल जो वैल्यू आ गई इसकी डेटर्स की वो आ गई 2,55,000। कितनी वैल्यू आ गई? 2,55,000, 2,55,000। ओके, डेटर्स आर 2,55,000। ओके, नेक्स्ट आइटम इज फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है वो 16,000 यूनिट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। देयर आर 16,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश स्टॉक। सिर्फ ये दिया हुआ, कितने टाइम के लिए, कुछ नहीं दिया हुआ, सीधा सीधा 16,000 यूनिट्स हमको स्टॉक में रखने हैं। तो एक यूनिट की कॉस्ट है 8.5। तो फिनिश गुड्स में हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 8.5 इंटू 16,000। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है एग्जाम के लिए भी, आप इसकी अगर प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेंगे तो इट विल हेल्प यू। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो 16,000 इंटू 1.5 कितनी कॉस्ट आ गई? 1,36,000, 1,36,000, 1,36,000। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन दी फिनिश गुड्स इज 1,36,000। और लास्ट जो करंट एसेट होती है वो होती है कैश। कैश में जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो 25,000 की दी हुई है क्वेश्चन में। इन्वेस्टमेंट इन कैश इज 25,000। तो ये सारी करंट एसेट्स निकल गई 5। अब ये पांचों करंट एसेट्स को इसका टोटल कर लेंगे हम। वी विल ऐड ऑल दीज 5 आइटम्स। तो फर्स्ट आइटम है मटेरियल 96,000। सेकंड आइटम है वर्क इन प्रोग्रेस 1 लाख। थर्ड आइटम है डेटर्स 2,55,000। फोर्थ आइटम है फिनिश गुड्स 1,36,000। और लास्ट आइटम है कैश 25,000। इन सबका टोटल कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा 6,12,000, 6,12,000। तो ये क्या आ गया? हमारी करंट एसेट्स आ गई। करंट एसेट्स कितनी हो गई? 6,12,000। इसमें से हमको माइनस करना है करंट लाइबिलिटीज। वी हैव टू रिड्यूस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज है कौन कौन सी हैं करंट लाइबिलिटीज? लैग इन द क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स इज 1 मंथ। क्रेडिटर हमको 1 महीने का उधार देते हैं। 1 महीने का उधार देते हैं मतलब 4 वीक्स का उधार देते हैं। दे गिव अस 4 वीक्स क्रेडिट। 1 महीने का उधार देते हैं ना, तो 1 महीने में 4 वीक क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वो किस चीज के लिए उधार देते हैं हमें? मटेरियल के लिए। तो 4 गुना 4 गुना 8,000। 4 क्या है? मटेरियल का प्राइस है। 4 वो दूसरा 4 क्या है? वो वीक्स है जो हमें वो क्रेडिट अलाउ करते हैं। और 8,000 यूनिट्स पर वीक की प्रोडक्शन है। तो ये क्रेडिटर्स का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, 4 इज द मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, 4 is the number of weeks they allow us credit, 8,000 is the number of units per week. तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1,28,000, 1,28,000, 1,28,000। ठीक है, फिर एक और आइटम है लैग इन द पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स 2 वीक्स। ओवरहेड 2 हफ्ते के बाद हम उसकी पेमेंट करते हैं। तो 1.5 इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ओवरहेड, 1.5 है 1.5। तो 1.5 इंटू 2 इंटू 8,000, 1.5 इंटू 2 इंटू 8,000। तो ये आ गया 24,000। 1.5 इंटू 2 इंटू 8,000, तो ये आ गया 24,000। तो ये ओवरहेड्स की लाइबिलिटी होगी। टोटल लाइबिलिटीज होगी करंट लाइबिलिटीज 1,52,000, 1,52,000 करंट लाइबिलिटीज। कितनी लाइबिलिटीज होगी? 1,52,000। और लास्ट में हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या? वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इज व्हाट? 6,12,000 माइनस 1,52,000,
6,12,000 माइनस 1,52,000, तो कितना अमाउंट हो गया? व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट इज 4,60,000। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारी आ गई 4,60,000। नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड 4,60,000। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन आप इसको अच्छी तरह से अपने आप इंडिपेंडेंटली भी इसको ट्राई कीजिए। क्लास में तो हमने कर ही दिया है, वी हैव डिस्कस्ड इट इन द क्लास। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली योरसेल्फ, अपने आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड सी वेदर यू आर एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और नॉट। ठीक है, इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, तो इसके बाद जो प्रैक्टिकल पोर्शन जनरली जो हमें एग्जाम में आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। थोड़ा बहुत और कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं इसकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, जो ज़्यादातर थियरी क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती हैं। थोड़ा थोड़ा मैं इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब कैश मैनेजमेंट में जो क्वेश्चन आता है, कैश मैनेजमेंट नेक्स्ट टॉपिक है। मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश, यानी कि हम कैश रखते हैं तो उसका क्या पर्पस है। कैश इज ए पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, आपको पता ही है कैश वर्किंग कैपिटल का एक हिस्सा है। तो कैश इज ऑल्सो ए बैरन एसेट। बैरन एसेट है यानी कि इसके ऊपर हमारे कुछ अर्निंग नहीं होती। अगर ज्यादा कैश हम रखेंगे तो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, रिस्क कम हो जाएगा। रिस्क किस चीज का? रिस्क इस चीज का कि हमने किसी के पैसे देने हैं तो हमारे पास कैश ही नहीं है, तो अगला बंदा कोर्ट जा सकता है। द अदर पर्सन कैन गो इनटू द कोर्ट एंड ही कैन सिक्योर ए लिक्विडेशन ऑर्डर। लिक्विडेशन यानी कि कंपनी का क्लोजर का ऑर्डर वो ले सकता है अगर उसको हमने टाइम से पेमेंट नहीं दी। तो इसके लिए क्या जरूरी है? हमारे पास कैश का होना जरूरी है। तो कैश कम होने से हमारा जोखिम कम हो जाता है। वी हैव लोअर रिस्क if we have enough amount of cash, if we have enough amount of liquidity, our risk of insolvency comes down। हमारा जो रिस्क है वो इंसॉल्वेंट होने का, ठीक है, वो कम हो जाएगा। तो लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बहुत ज्यादा कैश रखते हैं तो कैश इज ए बैरन एसेट। बैरन मतलब इसके ऊपर कोई अर्निंग नहीं होती। इट इज ए लो अर्निंग और जीरो अर्निंग एसेट। तो ज्यादा कैश भी रखना अच्छी बात नहीं है, तो प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। तो लेकिन अगर हम कम कैश रखेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। तो दोनों में हमको एक बैलेंस रखना है। जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको एक बैलेंस बना के रखना है कि कितना कैश अपने पास होना चाहिए। कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। कम होगा तो जोखिम हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा, कंपनी दिवालिया घोषित हो सकती है क्योंकि हम अपने डेट समय से ओनर नहीं कर रहे। वी आर नॉट पेइंग अवर डेट इन टाइम, so the company can be declared as insolvent company। तो इसलिए हमको कैश रखना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर बहुत ज्यादा कैश रखेंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो एक बैलेंस बना के चलना है, कम भी नहीं होना चाहिए कैश और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो कैश को हम क्यों रखते हैं? कैश को रखने के कई कारण है। एक तो है ट्रांजैक्शन मोटिव। चार मोटिव है, चार पर्पस है। एक तो है ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन यानी कि दैनिक लेन देन जो हम करते हैं। जैसे अगर हमने वेजेस की पेमेंट करनी है, ठीक है, या कोई कैश पे मटेरियल खरीदना है, या दैनिक खर्चे हैं जो हमारे, उनको पे करने के लिए हमारे पास कैश होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव मीन्स कीपिंग कैश फॉर डे टू डे ट्रांजैक्शंस। दिन प्रतिदिन की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको पूरा करने के लिए हमको कैश रखना पड़ता है। इसको ट्रांजैक्शन मोटिव बोलते हैं। दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी यानी कि हम एक किस्म से प्रिकॉशन ले रहे हैं। प्रिकॉशन कहते हैं ना, सावधानी बरत रहे हैं। क्यों सावधानी बरत रहे हैं? कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। मान लीजिए जैसे अभी एकदम से कोरोना आ गया, जो जिस कंपनी के पास कैश बिल्कुल नहीं होगा वो तो अपनी कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं दे पाएंगे।
तो देयर में बी सम अनफोर्सिन इवेंट्स, जैसे कुछ नेचुरल इवेंट भी हो सकता है, बाढ़ आ गई, भूचाल आ गया, या फिर किसी एकदम से अचानक किसी चीज की डिमांड कम हो गई, या और कोई रीजन हो गया जिसकी वजह से हमारा बिजनेस नीचे जा रहा है। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस को हमको हैंडल करने के लिए हमको कुछ कैश रखना पड़ता है। उसको हम बोलते हैं प्रिकॉशनरी पर्पस, यानी कि सावधानी के लिए रखा गया कैश। भविष्य जो है, फ्यूचर इज अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल, कोई भी भविष्य को नहीं देख सकता। जैसे हम घर में भी कुछ अमाउंट बैंक में रख देते हैं कि कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, कि कोई इमरजेंसी आ गई, तो कम से कम कुछ पैसा तो पड़ा हुआ है ना, जो हम उसका इस्तेमाल कर लें तुरंत। सारा पैसा आप जीरो बैलेंस कभी भी नहीं रखते अपने पास, कुछ ना कुछ पैसा रखते हैं, उसको प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए रखते हैं। तो आपने मान लीजिए 10,000 तो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए रखा हुआ है, और 5,000 और ऐड कर दिया कि कुछ इमरजेंसी हो गई तो ये पैसा भी काम आएगा। ठीक है, तो दैट इज प्रिकॉशनरी। तीसरा जो पर्पस होता है स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव यानी कि हम मार्केट अपॉर्चुनिटीज का कुछ फायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है, मार्केट में कोई चीज एकदम से, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि सेल लग गई फ्लिपकार्ट पे अचानक से, और आपको लगा कि ये तो चीज जो 100 रुपए में मिलती है वो अब 10 रुपए में मिल रही है, 90% डिस्काउंट है, तो फटाफट खरीद लो। कौन खरीद पाएगा? जिसके पास पैसा है। ऐसे कंपनीज भी अपने पास पैसा रखती हैं कि मान लीजिए अचानक कोई मटेरियल है वो सस्ता हो गया, मार्केट में अपॉर्चुनिटी आ गई, तो फटाफट से कंपनी ऑर्डर कर देती है कि इतने ट्रक भेज दो। वो बोलेंगे कैश तुरंत चाहिए, बोलेंगे ये लो कैश। ठीक है, उसके लिए आपको कैश रखना है। स्पेकुलेटिव, आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, जुआ नहीं होता, ये गैम्बलिंग नहीं होती। स्पेकुलेशन इज डिफरेंट, ये कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट होती है, नियंत्रित निवेश है, इसको स्पेकुलेशन बोलते हैं। ताकि अगर मार्केट में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ जाएं, ठीक है, द मार्केट्स कीप ऑन प्रेजेंटिंग सम अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर कुछ अवसर या अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अवसर आते रहते हैं। उन अवसरों का फायदा उठाने के लिए हम कुछ पैसा रखते हैं अपने पास, उसको हम बोलते हैं स्पेकुलेटिव पर्पस। जैसे कि अचानक से रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, या एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट करने की हमें कुछ आजादी मिल गई। लास्ट होता है कंपनसेशन मोटिव। कंपनसेशन मोटिव, कंपनसेशन मोटिव यानी कि हम किसी से हमने कुछ फायदा लिया है, तो उस फायदे के बदले में हम क्या दे रहे हैं उसको। जैसे अगर हम बैंक में अपना खाता खोलते हैं, when you open an account in a bank provides various services to you, like it collects checks on your behalf। आप बैंक में अपना एक फिक्स डिपॉजिट भी फिक्स डिपॉजिट नहीं, अपना लॉकर ओपन कर सकते हैं बैंक में, और बैंक आपके बिहाफ पे आपके कस्टमर से चेक्स भी कलेक्ट करता है। ठीक है, तो आपको कई बार लोन भी दे देता है, अगर आपकी जो स्कोर अच्छा है, सिबिल स्कोर अच्छा है, तो लोन भी दे देता है। तो बैंक आपको कई प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके बदले में चाहता है कि आप भी कुछ बैंक के लिए करें। तो आप क्या करते हैं बदले में? आप कुछ मिनिमम कैश बैंक में रखते हैं। 10,000, बैंक कहता है कि 10,000 रुपये तो मिनिमम कैश है, वो आपको रखना पड़ेगा। तो यू आर कंपनसेटिंग द बैंक फॉर वेरियस सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द बैंक। जो बैंक आपको कई तरह की सेवाएं प्रदान कर रहा है, उसके बदले में आपको कुछ कंपनसेशन देना है। तो वो कंपनसेशन आप किस तरीके से देते हैं? कुछ पैसा आप बैंक बैलेंस रखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह कंपनियां भी अपना कुछ पैसा बैंकों में रखती हैं, बैंकों को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि कई प्रकार की सुविधाएं, कई प्रकार की सेवाएं बैंक कंपनियों को प्रदान करता है। उन सेवाओं और सुविधाओं के बदले में बैंक ये अपेक्षा रखता है बैंकों से, बैंक अपने उपभोक्ताओं से ये अपेक्षा रखता है कि वो अपना कुछ पैसा बैंक में रखें। तो बैंक प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज and facilities to the customers
and it expects that the customers will keep certain minimum cash with the bank. So it means we are compensating to the bank for various services. ठीक है, तो ये 4 उद्देश्य हो गए जिसके लिए हमको कैश की आवश्यकता पड़ती है. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा. अब एक और, ये जो कैश मैनेजमेंट में यही आता है. एक और क्वेश्चन आ जाता है EOQ और उस पे EOQ और दूसरा ABC एनालिसिस. ABC एनालिसिस ये मटेरियल, ये वाला जो 2 क्वेश्चन है ये है मटेरियल, उसमें मैनेजमेंट ऑफ ये आपका है टॉपिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट. इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये 2 क्वेश्चन आ जाते हैं. EOQ ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो वैसे उम्मीद कम है, फिर भी मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ. EOQ होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि अगर हमको ऑर्डर देना है किसी चीज का तो कितनी क्वांटिटी में दे, कितनी क्वांटिटी में हम ऑर्डर दे, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं तो हमारी जो लागत होती है वो हमारी जो कॉस्ट होती है वो मिनिमम होती है. EOQ इसका जो फॉर्मूला है वो है 2AB अपॉन C अंडर द रूट 2AB अपॉन C. 2AB अपॉन C. एक है एनुअल डिमांड, किसी चीज की एनुअल डिमांड कितनी है वो ए हो गया, एनुअल डिमांड. और बी क्या है, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर. अगर एक बार हम ऑर्डर करते हैं तो लागत कितनी आती है, बाइंग कॉस्ट. सी क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर. तो ये आप देख लीजिए. क्या इज एनुअल डिमांड, ये हमारी एनुअल डिमांड कितनी है, ठीक है. What is our annual demand? That is A. B is what? Buying cost per unit. C is carrying cost per unit. Okay, ये परसेंटेज में नहीं होती, ये एब्सोल्यूट अमाउंट में हमको कैलकुलेट करनी है. तो जैसे ये वाला मैं अभी एक क्वेश्चन कर रहा हूँ 16.1. ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में भेज दूंगा, सोल्यूशन में अभी आपको दे रहा हूँ. दिस क्वेश्चन ऑल्दो आई हैव नॉट सेंट इन द ग्रुप, इसमें दिया हुआ है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 40%. Carrying cost, if you have the book, you can refer to the book. Carrying cost is 40%. Ordering cost is given as 600 rupees. And cost per unit is given as 50. Cost per unit is 50. Annual demand is 1000 units. ठीक है, मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं इसमें. ओके, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है 40%, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 600 और कॉस्ट पर यूनिट है 50 और एनुअल डिमांड है 1000. एनुअल डिमांड है 1000 यूनिट्स. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एनुअल डिमांड इज 1000 यूनिट्स. तो अब हमको EOQ निकालनी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. EOQ निकालनी है, तो क्या निकालना है हमको, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. We have to calculate economic order quantity. How we will calculate the economic order quantity? तो इसमें A क्या हो गया 1000. A क्योंकि number of units which we require. B क्या है, buying cost per unit 600.
कैरिंग कॉस्ट हमको निकालनी पड़ेगी 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस. 40% ऑफ 50 दैट इज 20. ठीक है. इसमें जो बाइंग कॉस्ट तो स्ट्रेट अवे दिया हुआ है 50. बाइंग कॉस्ट है 600. ए दिया हुआ है 1000. सी हमको निकालना पड़ेगा 40% में दिया हुआ है. तो हमको एब्सोल्यूट अमाउंट निकालना है. एब्सोल्यूट अमाउंट कैसे निकालेंगे? 40% ऑफ द कॉस्ट. तो कॉस्ट इज 50, तो पर यूनिट इसकी कॉस्ट आ गई 20. तो सी इज 20. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इज 20. ठीक है. तो अब इसको हम फॉर्मूले में रख देते हैं. फॉर्मूला क्या है? 2AB यानी कि 2 इंटू 1000. बी कितना है? बी है 600 और सी कितना है? 200. यस. 2 इंटू 1000. 1000 इज ए इंटू बी. बी कितना है? 600 डिवाइडेड बाय सी. सी कितना है? अभी हमने कैलकुलेट किया है 20. ठीक है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 250 यूनिट्स. 250 यूनिट्स. 250 units is the EOQ. 250 units is the EOQ. So this type of question may be there in the examination. वैसे most likely it will not be there, but still if there is a question you will be able to attempt. तो EOQ आप EOQ के 2-4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेना. बिल्कुल सेम फॉर्मूले से ऐसे ही होंगे सारे क्वेश्चंस. ज्यादा इसमें कुछ फर्क नहीं है. 250 units is EOQ. ओके. तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है EOQ. एक क्वेश्चन आ सकता है रिसीवेबल मैनेजमेंट में से. रिसीवेबल मैनेजमेंट, उसमें आपको एक टर्म एक्सप्लेन करनी होगी. यू मे हैव टू एक्सप्लेन ए टर्म लाइक 2/10 नेट. ओके. नेट 30. 2. हाँ, आप इस टर्म को लिख लीजिए. 2/10 नेट 30. ये रिसीवेबल मैनेजमेंट में कई बार 2-3 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है. एक्सप्लेन दिस टर्म. एक्सप्लेन दिस टर्म 2/10 नेट 30. इसका मतलब है अगर हम जैसे आपने किसी को उधार दिया है, जैसे शॉपकीपर या कंपनी अपने कस्टमर्स को कोई प्रोडक्ट बेच रही है. तो वो कह रही है कि आपको 2% का डिस्काउंट हम दे रहे हैं अगर हमारी प्रोडक्ट आप बाय करेंगे. लेकिन ये डिस्काउंट कब मिलेगा? अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे तो. इफ यू विल मेक द पेमेंट विद इन 10 days. अगर आपने 10 दिन के बाद पेमेंट की तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है किसी भी कीमत पे. इन एनी केस यू हैव टू मेक द पेमेंट विद इन 30 days. लेकिन 10 दिन के बाद आपको ये 2% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा. डिस्काउंट कब मिलेगा? अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करते हैं. 10 दिन के बाद पेमेंट करेंगे वो आपका ऑब्लिगेशन, आपको पे करना है. लेकिन पेमेंट अगर आप 11वें दिन से लेके 30वें दिन तक करते हैं, इफ यू मेक द पेमेंट फ्रॉम 11th डे टू 30th डे, यू विल नॉट रिसीव दिस डिस्काउंट ऑफ 2%. और लास्ट कब तक आपको टाइम दिया जा रहा है? आपको टाइम दिया जा रहा है 30 दिन का पेमेंट करने का. अगर आप नहीं पेमेंट करेंगे तो हम लीगल एक्शन ले लेंगे आपके लिए. विल टेक द लीगल एक्शन. ठीक है. तो इसमें मैं आपको लिख देता हूं. 2 क्या है? डिस्काउंट है. 10 क्या है? डेज विद इन विच डिस्काउंट इज अवेलेबल. विद इन विच डिस्काउंट इज अवेलेबल. और 30 क्या है? इन एनी केस पेमेंट इज टू बी मेड विद इन 30 days. पेमेंट इज टू बी
मेड विद इन 30 days। ये अधिकतम समय सीमा है। इट इज द 2 इज द डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट मिलेगा। कितने दिन मिलेगा? 10 दिन में मिलेगा। अगर पेमेंट 10 दिन में की जाती है तो डिस्काउंट मिलेगा, अगर 10 दिन में नहीं की जाती तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 30 क्या है? ये अधिकतम समय सीमा है। द मैक्सिमम टाइम अलाउड विद इन विच द पेमेंट हैज टू बी मेड, within which the payment has to be made, that is 30 days। तो ये वाली टर्म आपको रिसीवेबल मैनेजमेंट वाला टॉपिक है, उसमें एक्सप्लेन करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इस टॉपिक में, वो है एबीसी एनालिसिस। ये उसमें है कैश मैनेजमेंट में। मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। ये अगर आप अच्छी तरह से इसको लिखेंगे एग्जाम में तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या होता है? ABC analysis is a technique of material control। ABC analysis क्या है? कच्चे माल को नियंत्रित करने के लिए एक प्रक्रिया, उसकी इन्वेंट्री को, कच्चे माल का जो इन्वेंट्री है, यानी कि जो हम उसका स्टॉक रखा हुआ है, उसको मैनेज करने का एक तरीका है। कच्चे माल के स्टॉक को मैनेज करने का एक तरीका है, उसको हम बोलते हैं एबीसी एनालिसिस। ठीक है, तो एबीसी एनालिसिस में क्या करते हैं? वी डिवाइड द मटेरियल्स इनटू 3 पार्ट्स, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। तो ये एक प्रिंसिपल होता है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। कौन सा प्रिंसिपल है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यानी कि मैनेजमेंट को सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान देना है। मैनेजमेंट शुड पे अटेंशन ओनली टुवर्ड्स इंपॉर्टेंट थिंग्स। ट्राइवल और जो छोटी छोटी बातें हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देना उनको। मैनेजमेंट का जो समय है, जो टाइम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको छोटी छोटी बातों की तरफ अपना ध्यान नहीं देना, खाली इंपॉर्टेंट मैटर्स को कंसीडर करना है। इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यानी कि अपवाद, अपवाद की स्थिति में ही मैनेजमेंट इंटरफेयर करेगी। बाकी वो जो निम्न स्तर के प्रबंधक हैं उनके ऊपर डे टू डे मैनेजमेंट छोड़ देती है। जो प्रतिदिन की प्रबंधन है उसमें बड़ी मैनेजमेंट हिस्सा नहीं लेती, वो छोटे प्रबंधकों के ऊपर उसका दायित्व सौंप कर बड़ी बड़ी बातों की तरफ ध्यान देती है। तो इसी तरह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी यही प्रिंसिपल चलता है। इसको बोलते हैं एबीसी एनालिसिस। तो मटेरियल को हम 3 भागों में बांट देते हैं। वी डिवाइड मटेरियल इनटू 3 पार्ट्स, मटेरियल ए, मटेरियल बी एंड मटेरियल सी। 3 भागों में हम बांटेंगे। मटेरियल ए कौन सा है? जो कि जिसकी कॉस्ट या प्राइस या वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। मटेरियल ए की जो वैल्यू होती है वो करीब करीब 65% हिस्सा होता है उसका, ऑन एन एवरेज, अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं। और मटेरियल बी का 25% और मटेरियल सी का है वो 10%। और उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस घेरती है, वो कितना स्पेस घेरती है। तो मटेरियल ए बहुत कम स्पेस घेरती है, 10% स्पेस घेरेगी, ये 25% घेरेगी और ये 65%। अब इसको आप ध्यान से देख लीजिए, नोट भी कर लीजिए इसको। एबीसी एनालिसिस में क्या है? मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 भागों में हम उसको डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? वैल्यू के हिसाब से। जो मटेरियल ए है, इट इज हाई इन वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है, हाई इन वैल्यू बट लो इन वॉल्यूम। यानी कि जैसे सोना है, बहुत ज्यादा उसकी कीमत है, लेकिन अगर वो आप उसको स्टोर करेंगे तो छोटी सी जगह में स्टोर हो जाएगा। तो वो कौन सा हो गया? मटेरियल ए। हाई इन वैल्यू, कॉस्ट और वैल्यू में बहुत ज्यादा और जगह घेरने में बहुत कम, इसको हम बोलते हैं ए मटेरियल। दूसरा है बी। ठीक है, बी मॉडरेट है, यानी कि जगह भी थोड़ी ठीक ठीक घेरता है और उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा नहीं है, मॉडरेट है। ठीक है, जैसे घर में टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, जगह भी घेरते हैं लेकिन वैल्यूएबल भी है।
सी आपका हो गया जो वैल्यू में तो बहुत कम है लेकिन जगह बहुत ज्यादा घेरता है। ठीक है, फर्नीचर की बड़ी बड़ी आइटम में हो गई। ठीक है, तो 10-12 हजार में जैसे आपके बेड बन जाते हैं तो वो जगह बहुत ज्यादा घेरते हैं। तो इसी तरह से फैक्ट्री में भी कुछ सामान ऐसा होगा जो जगह तो बहुत ज्यादा घेरते हैं लेकिन उनकी वैल्यू अगर देखें तो बहुत कम है। वैल्यू इज वेरी लो। ठीक है, 10% है, जगह वो पूरी 65% जगह घेर रहे हैं अपने एरिया की। तो हमने मटेरियल को डिवाइड कर लिया 3 पार्ट्स में, ए बी सी, 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर लिया। तो अब प्रबंधकों को क्या करना है? व्हाट द मैनेजमेंट हैज टू डू? मैनेजमेंट शुड फोकस ऑन मटेरियल ए एंड दे शुड गिव मैक्सिमम अटेंशन एंड टाइम टू मटेरियल ए। मैक्सिमम अटेंशन हमको किसकी तरफ देनी है? मटेरियल ए की तरफ देनी है। मॉडरेट यानी कि थोड़ी सी कम मटेरियल बी। और तीसरा जो सी है उसकी तरफ बहुत ही कम ध्यान देना है। इसको हम एक डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। चलिए मैं बना देता हूं, इसको अच्छी तरह से देखना है। इसमें एक्स एक्सिस में हमको देखना है वॉल्यूम और इधर देखना है वैल्यू। वॉल्यूम का मतलब है कितनी जगह घेरता है, उसको वॉल्यूम बोलते हैं, फैलाव कितना है उसका। और दूसरा वैल्यू, उसकी मूल्य कितना है। तो जो मटेरियल ए है उसकी वैल्यू तो है 65%। तो आप ये 20-20 के ले लेंगे। यानी कि यहां तक 20, 40, 60, 80, 100। और 65 से लेके 90 तक। ये बी हो गया। ये मैं आपको डायग्राम बना रहा हूं। इसमें देखिए ए बी और सी, ए की जो वैल्यू है वो 65% तक लेगी। इधर वैल्यू लिखी हुई है वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में एक्स में हमने दिखाया वॉल्यूम। इसकी वैल्यू तो ऊपर तक चलेगी 65, लेकिन ये जगह सिर्फ 10% घेरती है, फ्रॉम 0 to 10। तो ये ए हो गया। ठीक है, सो दिस इज ए, मटेरियल ए। दूसरा हो गया बी। बी अब यहां से स्टार्ट करेंगे 25 यानी कि 35 तक पहुंच जाएगा और उधर पहुंच जाएगा आपका 65 से, यस 25, 90 तक। वैल्यू वाइज ये 90 तक पहुंच गया और इधर पहुंचा 35 तक वॉल्यूम तक। और फिर 35 से लेके 100 तक सी यानी कि 65%। और वैल्यू में सिर्फ वो 10% कवर कर रहा है, इतना सा ट्रैवल कर रहा है बस। यहां से लेके यहां पहुंचा, बस यहां से लेके यहां तक। वैल्यू वैल्यू 10% है और वॉल्यूम उसका 25% है। तो इसको बोलते हैं ए बी सी एनालिसिस। तो ये अगर डायग्राम के साथ आप बना देंगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। दिस बुक, द डायग्राम इज ऑल्सो अवेलेबल इन द बुक। बुक में से एकदम से साफ तरीके से आप अच्छी तरह से उसको समझ के बनाना सीख लीजिए। 2-3 बार बनाएंगे तो वो आप परफेक्ट हो जाएंगे बनाने में। तो एबीसी एनालिसिस में हमने क्या किया है, मटेरियल को 3 भागों में बांटा है, 3 कैटेगरीज में, ए बी एंड सी। ए यानी कि जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है, स्पेस बहुत कम घेरता है। बी जिसकी वैल्यू मॉडरेट है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ना बहुत ज्यादा, स्पेस भी वो मिडल घेरता है और वैल्यू भी उसकी मिडल मिडल में है। और लास्ट में सी कैटेगरी जिसकी वैल्यू भी बहुत कम है लेकिन वॉल्यूम फैलाव उसका बहुत ज्यादा है।
ठीक है, तो मैनेजमेंट को, प्रबंधकों को ज़्यादा ध्यान ए मटेरियल में देना है, थोड़ा सा कम ध्यान बी में देना है, और सी में बहुत ही कम ध्यान देना है। ठीक है, तो with this I think we have covered almost all topics of your syllabus. Given this limited, you can say access और या number of classes 15 में हमने cover कर लिया almost सारे। तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो आप अभी, आपके पास 10 मिनट का टाइम है, आप पूछ सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आई थिंक माई नंबर इज विद यू। आई विल ट्राई टू सॉल्व। सारी शायद मैं नहीं कर पाऊँ, लेकिन कुछ कुछ करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन, लेकिन रूटीन क्वेश्चन नहीं, थोड़े से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना जो कि क्लास में ज़्यादातर हमने डिस्कस नहीं किए। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। यस, आप जरूरी नहीं कि इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू शुड आस्क क्वेश्चन ओनली ऑन दिस टॉपिक। अगर कोई आपकी पुरानी प्रॉब्लम है वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। 13 बेटा रिवाइज तो जानवी मैंने पूरा सोल्यूशन आपको भेजा हुआ है। अब रिवाइज कैसे होगा 13.1? 13.1 तो बड़ा पुराना क्वेश्चन किया हुआ हमने, उसको देखना भी पड़ेगा कहाँ पे किया है। 13.1 13.1 कौन सा क्वेश्चन है? चलो मैं आपको, आप मुझे व्हाट्सएप बता देना, मैं आपको बता दूंगा। ये क्वेश्चन ऐसे मुश्किल हो जाएगा पूरा क्वेश्चन ना रिवाइज करना दोबारा। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन द क्वेश्चन, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट राइट नाउ। ठीक है, ओके। सजेस्ट, हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया है बच्चे। देखो, एक तो क्वेश्चन सारे टॉपिक्स में से ही आने हैं, सारे टॉपिक। डिविडेंड वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तीनों मेथड्स हैं उसके बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए। अब आपका कैपिटल बजटिंग भी इंपॉर्टेंट है, कई बार दो क्वेश्चन आ जाते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। फिर आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी में से भी एक क्वेश्चन आता है। तो क्योंकि जो भी हमने डिस्कस किया क्लास में सिर्फ इंपॉर्टेंट किया, क्योंकि सारा सिलेबस तो नहीं कवर कर सकते 15 क्लासेस में। इंपॉर्टेंट जो भी मैंने क्लास में किया ना वो सारा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने वही टॉपिक्स मेनली लिए हैं जिसमें कि आपका क्वेश्चन 100% आना ही आना। ठीक है, तो एवरीथिंग डिस्कस्ड इन द क्लास वाज, यू कैन से, इंपॉर्टेंट। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसमें क्वेश्चन नहीं आता, सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन आता है और आना ही आना है, क्योंकि यही तो लिमिटेड सिलेबस है, इसी में से ही आना है क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, पिछले साल के क्वेश्चंस मैंने ग्रुप में भी भेजे हुए हैं। क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कि पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं क्या वो इम्पोर्टेंट है? हाँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। उससे एक तो आप जैसे क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो एक क्वेश्चन पेपर लेके सारा सॉल्व करो और देखो कि आपको कितना टाइम लगता है सॉल्व करने में। तो इससे आपको अंदाजा हो पाएगा कि क्या आप शेड्यूल टाइम में सिलेबस अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। पिछले साल के तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैटर्न आपको पता लगता है, नो द पैटर्न। प्रीवियस पेपर्स को भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हाँ, यस इट इज इम्पॉर्टेंट। हाँ, कंपनसेशन मोटिव का मतलब होता है बच्चे, जैसे ये तो अगर कुछ सेवाएं मैं आपको दे रहा हूँ तो ऐसा जैसे मैं किसी को कुछ भी सेवाएं दे रहा हूँ तो वो बदले में मुझे क्या दे रहा है, व्हाट दैट पर्सन इज गिविंग मी इन रिटर्न। ठीक है, तो जैसे आप बैंक, आपको अगर आपने बैंक में खाता खोला है अपना, तो बैंक आपके, अगर आपने चेक डिपॉजिट किया, बैंक जाता है चेक लेके, आपकी पेमेंट लेके आता है दूसरी पार्टी से, है ना? तो बैंक आपको सेवाएं प्रदान कर रहा है।
जब आपको कई सेवाएं मिल रही हैं, उसके बदले में बैंक भी चाहता है कि आप बैंक के लिए भी कुछ करें। तो बैंक के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक सर्टेन अमाउंट बैंक फिक्स कर देता है कि 5,000 से कम आपका बैलेंस नहीं होगा, ये मिनिमम बैलेंस है। तो इसी तरह से जब कंपनी अकाउंट खोलती है तो उसको भी कंपनसेट करना है बैंक को। तो कंपनी कैसे कंपनसेट करती है, एक मिनिमम बैलेंस, यू कैन से ओवरऑल दिस इज द क्रक्स ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो पैसा अलग अलग टाइम पे मिलना है उनकी वैल्यू सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। अर्लियर द बेटर, जितनी जल्दी मिलेगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अर्लियर द बेटर, ये गाइडिंग प्रिंसिपल है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 40% 50 का कितना होगा, अभी मुझे बताओ, 20 ही तो होगा। 200 कहां से होगा, 200 किसने लिख दिया है, मैंने 20 ही तो लिखा है। अरे हाँ, नीचे वो गलती से 200 लिख दिया, ऊपर 20 है, कोई बात नहीं, अगर गलती से लिख दिया तो आप 20 करो ना इसको। अरे 20 ही होगा, 20 20 ही लिखना है इसको, ऊपर 20 ही तो लिखा है मैंने, गलती से 200 लिख दिया तो कोई बात नहीं, आप इसको चेंज कर लो। 40% जो 50 का है वो 20 ही होता है बच्चे, इसको 20 ही करना है, 20 से ही आएगा आंसर, 200 से नहीं आएगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम। हाँ डायग्राम, एक मिनट मैं बुक में से दिखा देता हूँ, क्योंकि वो जब मैंने बनाया था ना तो इतना क्लियर नहीं बना। बुक वाला दिखा देता हूँ आपको। हाँ ये रहा, ऐसे बनाना है आपको, देखो बुक में दिया हुआ है। ए, पहले इसकी वैल्यू तक जाना है। जैसे इस क्वेश्चन में जो उसकी वैल्यू दी हुई है 75% दी हुई है ए कैटेगरी की, और इसका 21% दिया हुआ है वॉल्यूम। तो इसको 0 से लेके 21 तक जाएंगे और वैल्यू वाइज ऊपर हम चले गए 75 तक। ठीक है, बी जो कैटेगरी है वो 40% है वॉल्यूम वाइज, और वैल्यू वाइज उसकी है कितनी, 15%। तो ऐसे इसको बना लेंगे बी और सी। आप ये बुक में से देख लो, एकदम क्लियर दिया हुआ डायग्राम। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम ए बी सी, वैल्यू और वॉल्यूम। और ये पेज नंबर 364 में है अगर आपके पास बुक है। ओके, क्लियर नहीं है दिख रहा। आई थिंक यू हैव द बुक, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसको बुक से भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायग्राम आपको बना के ना, अच्छा मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया है, द क्वेश्चन विच वी हैव अटेम्प्टेड, आई विल मेक ए डायग्राम ऑफ दैट एंड देन आई विल सेंड इट टू यू इन द ग्रुप। ठीक है, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। चलिए, हाँ अभिनव, हाँ अभिनव, माई नंबर 7011, नोट कर लीजिए, 7011 039 821, 7011 039 821। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे तो जो पुराने नोट्स हैं वो भी मैं भेज दूंगा। Yes. अच्छा, क्वेश्चन समझ नहीं आया था, कोई बात नहीं बच्चे, अब ना, अब मुझे पता ही नहीं कि मेरे पास उसका सोल्यूशन भी कहाँ पड़ा हुआ है, मेरे पास क्वेश्चन भी नहीं है, तो मैं कैसे देखूं। कोई बात नहीं, मैं आपको ना व्हाट्सएप मुझे कर दीजिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन दोबारा भेज दूंगा और स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी करने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे, अभी वी डोंट हैव द टाइम। सर आई हैव सेंट अ क्वेश्चन, प्लीज चेक इट फ्रॉम कैपिटल। ओके, आई विल डू इट। ओके सृष्टि, आई विल डू इट, नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ ओके, आई विल डू। यू कैन सेंड मी द क्वेश्चन, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन। जो भी उसमें कुछ मेन क्रक्स की प्रॉब्लम होगी वो आपको मैं बता दूंगा। ओके
अरे 200 नहीं लिया, 20 ही लिया है। मैं दोबारा बता तो दिया है जानवी, 20 ही लिया है, 20 ही लिया है। वो मैंने गलती से 200 लिख दिया, ये 20 ही है। आई रिटर्न इट बाय मिस्टेक, इट इज 20। ठीक है, इट इज 20 ओनली। 20 ही लेना है, 200 नहीं लेना। ए, ये लिखा हो फुल एबीसी का ऑल, ये है ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल, ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल। फुल फॉर्म नहीं होता, एबीसी लिखना है आपको। वी जस्ट डिवाइड दी ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल, यानी कि ए बी सी। आपको एबीसी ही आएगा एग्जाम में, फुल फॉर्म नहीं आएगी। हाँ 200 ही है, यस यस, आंसर इज 250, राइट। क्या रिपीट करना बच्चे? अभिनव, व्हाट आई हैव टू रिपीट? अभिनव, 7011039821, 7011039821। अरे बोल तो दिया है, 7011039821। I think the answer of the question you is wrong नहीं है, सही है। आप दोबारा से कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करोगे ना इसकी तो यही आएगा। 0 से 0 चला गया, 2 से 2 चला गया, 2 0 और 60,000। हाँ हो सकता है बच्चे, हो सकता है आंसर बुक में गलत दिया हो, आप दोबारा से चेक कर लो, पर यही फॉर्मूला और ऐसे ही करना है इसको। अभिनव बता दिया नंबर, मैंने 3 बार बता दिया। 7011039821। Okay, I think no more questions are there. Okay, thank you all for being a part of the SOL institution and for attending my classes. And I wish you all best of luck for your exams. ठीक है, अच्छे से एग्जाम करो, प्रिपेयर करो, अच्छे से पढ़ो। कोई प्रॉब्लम है छोटी मोटी तो मुझे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर देना, आई विल ट्राई टू आंसर। हाँ ठीक है, हो सकता है 775 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी चेक कर लूंगा। मैंने बस फॉर्मूला लिखा और उसमें फिगर रख दिया है, वो जो भी मैंने लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, उसके बारे में कोई वरी नहीं है। बुक में आंसर है वो हो सकता है गलत हो, क्योंकि मैंने अभी कैलकुलेशन नहीं की, जल्दी जल्दी में इसको ऐसे ही सॉल्व किया। हाँ ठीक है, हो सकता है आपका आंसर सही हो, मैंने अभी चेक नहीं किया, आई विल चेक एंड देन आई विल वेरीफाई। ओके, हाँ, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। आप सबको मेरी शुभकामनाएं कि आप अच्छे से एग्जाम लिखें अपने। थैंक यू।